सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे कि लॉज ऑफ मोशन जो आपने बहुत सुन रखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। पर्टिकुलरली जो न्यूटन के 3 लॉज हैं, फेमस लॉज हैं, वो कैसे आए। उसमें भी सेकंड लॉ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से आया। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि लॉज ऑफ मोशन से पहले कौन कौन सी जर्नी है जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो डेवलप नहीं हुआ होता तो ना सेकेंड लॉ होता हमारे पास, ना ही फेमस जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो भी नहीं होता। क्योंकि लोग जो थे उनको मोशन एक पजल की तरह लग रही थी, वो मोशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। यानी पिछले 2000 साल में, आप न्यूटन से पहले जो लोग थे, करीब उनसे पहले 2000 साल से लोग इसके पीछे परेशान थे कि आखिर चीज़ें मूव कैसे करती हैं। उनके पीछे का मूवर वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ये दिमाग में सोच रखी थी कि एक कोई चीज़ अगर मूव कर रही है देन देयर मस्ट बी अ मूवर बिहाइंड इट। ठीक है, बगैर मूवर के कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। इसीलिए जब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो कुछ लोग एंजल्स को ले आए। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ लोग एंजल्स को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं कि एंजल्स थे जो उसको मूव करा रहे थे, जो हमें दिखते नहीं हैं। इसीलिए भगवान, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान उनको मूव कराते हैं। तो इस तरह की अलग अलग थ्योरी लोगों को डिफाइन करनी पड़ी, जस्टिफाई करने के लिए कि कोई ना कोई मूवर है। अब होता क्या है कि ये क्यों ऐसा हो रहा था, क्यों इतने साल से लोग फंसे हुए थे, क्यों डिफाइन नहीं कर पा रहे थे मोशन के इस पजल को, क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए एक रॉन्ग क्लू जिम्मेदार था। रॉन्ग क्लू क्या था? जैसे कभी कोई डिटेक्टिव होता है, कोई मर्डर सॉल्व कर रहा होता है, मर्डर मिस्ट्री को, तो वो अगर किसी गलत क्लू पे पहुंच गया, पहले ही उसका जो थिंकिंग है या वो गलत क्लू पे चली गई, तो फिर वहां से फिर वो जितने भी क्लू पे जाएगा कभी भी सही रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगा, गलत जगह ही पहुंचेगा। तो पहला जो क्लू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग क्लू क्या था जिस पे लोग फंसे हुए थे? वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी है अगर, तो वो वेलोसिटी तभी हो सकती है जब उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स हो। यानी वेलोसिटी तभी हो सकती है बॉडी के पास जब उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स हो। ये एक रॉन्ग क्लू था, और इसको जैसे ही गैलीलियो ने सॉल्व कर दिया, अगले 100 सालों के अंदर अंदर पूरी मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लॉज ऑफ मोशन आ गए, और न्यूटन ने आपको सारी इक्वेशंस बना के दे दी और उसको फिर हम यूज कर रहे हैं। तो वो राइट क्लू क्या था जिस पे गैलीलियो पहुंचे, उसको समझना काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपके लिए आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, और ये कब मूव करेगा हम सब जानते हैं, जैसे ही अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा वैसे ही वो मूव करना शुरू कर देगा। जब तक बैलेंस है तब तक रुका रहेगा। अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है। अब सपोज करिए 150 न्यूटन का फोर्स लगाया था आपने, और उसके बाद उसको रिमूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर तक मूव करता हुआ जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो ही नहीं मूव करता रहेगा। तो सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट 150 न्यूटन के फोर्स जब आपने लगाया और लगाकर छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट 150 मीटर दूर चला गया, वहां जाके रुक गया। अब सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 150 न्यूटन के ही फोर्स से 150 मीटर से ज्यादा मूव करे। आप फोर्स बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि डिस्टेंस और ज्यादा मूव कर जाए। तो आप सोचिए कि हम ऐसा क्या करें कि ऑब्जेक्ट उतने ही फोर्स से, उतना ही मास का ऑब्जेक्ट पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको सोचना। इस वीडियो को पॉज करके सोचिएगा जरूर। ठीक है, अब अगर आपने सोच लिया है तो चलिए देखते हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने में किन फैक्टर्स ने हेल्प की है। भाई रुका है ना, अपने आप तो नहीं रुका होगा, किसी ने रोका होगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे जिन्होंने इसको रोकने में हेल्प की है, अगर उनको मिनिमाइज कर दें हम, तो ये और आगे मूव कर सकता है ना। तो वो उन फैक्टर्स को अगर हम कम करते चले जाएं तो हम जो ऑब्जेक्ट की मोशन है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं। 150 न्यूटन में ही उसको और ज्यादा आगे मूव करा सकते हैं। भाई 200 मूव कर जाएगा, और कम कर दीजिए तो 250 मूव कर जाएगा, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम कर दीजिए तो 500 मूव कर जाएगा। गैलीलियो ने ऐसे ही सोचा कि अगर हम कम करते करते एक्सटर्नल फैक्टर्स को बिल्कुल जीरो कर दें, कोई रोकने वाला है ही नहीं, यानी दूसरी साइड से कोई फैक्टर रोकने वाला है ही नहीं। तो सोचिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप 150 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, या 100 का भी लगाते हैं, या 50 का भी लगाते हैं, और लगा के छोड़ देते हैं, अगर कोई रोकने वाला फैक्टर नहीं है तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, है ना। वो मूव करता ही जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे। जैसे हमने 50 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का लगाया, और ये जो फ्रिक्शन था जो इसको रोक रहा था उसको हमने उठा के बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, है ना। और अब हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, अभी देखिए, इस ऑब्जेक्ट को रोकने वाला जो फ्रिक्शन था, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, हमने उसको मिनिमाइज कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट
नहीं रुकेगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है और इसके पीछे कोई मूवर नहीं है ना, मूवर तो हटा लिया हमने एक बार लगा के, तो कोई मूवर नहीं है। तो यहां से ये पजल सॉल्व हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट बगैर मूवर के भी मूव कर सकता है। जो एक पहले की गलत थिंकिंग थी कि ऑब्जेक्ट के मूव करने के पीछे कोई ना कोई मूवर जरूर होना चाहिए, वो यहां से सही हुई, सॉल्व हुई कि नहीं, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है तो उसके पीछे कोई मूवर होना जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको रोके रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, उसकी नेचुरल स्टेट है। ऐसे ही स्टेट ऑफ मोशन भी उसकी एक नेचुरल स्टेट है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। ठीक है, तो ये एक सही पजल था। यहां से फिर पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेवलप हुआ जो आप पढ़ते हैं। ठीक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अगर उसको रोका ना जाए या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाया ना जाए तो वो दोनों अपनी ही ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करेंगे। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था और यहीं से सारा पजल सॉल्व हो गया था, क्लियर हो गया था कि बॉडी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है वो सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ मोशन भी है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के, लगातार उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था यहां से, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना। अब यहां से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बना कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फिर अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएंगे तो आप देखिए, अब इसके बाद भी अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, अभी देखिए हम ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। अब आपने इसके बाद भी इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया तो देखिए स्पीड चेंज हो रही है ना, लगातार स्पीड चेंज हो रही है और उसकी वजह से एक और फैक्टर आ गया, एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये था कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगातार लगाते रहेंगे हम, लगातार ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आएगा। जैसे भी आपने देखा कि स्पीड में चेंज आ रहा था ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो उसकी स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। और वो स्पीड में चेंज जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ मोशन में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि उसकी स्पीड में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज मिलेगा हमें। ठीक है, तो ठीक है, वेलोसिटी बगैर फोर्स की भी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो भी हमने पीछे देखा था। अगर फोर्स होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगी और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, एक और नाम हमने उसको दे रखा है और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि अगर हम लगातार फोर्स को बढ़े, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए हमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करना स्टार्ट कर चुका है, आगे मूव कर रहा है, हमें दिख रहा है स्पीड में चेंज हो रहा है ना। ये देखिए एक्सेलरेशन भी काफ़ी बढ़ चुका है, जीरो से काफ़ी आगे आ गया है। जितना चेंज इन वेलोसिटी होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा, बढ़ता जाएगा उसी रेट से। अब इस बॉक्स का अगर हम मास डबल कर देते हैं, ठीक है, जितना था पहले उतना कर देते हैं, तो अब देखिए आप, जैसे ही हमने मास को डबल किया एक्सेलरेशन कम हो गया। तो एक्सेलरेशन और मास दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ये भी हमें इसी लॉ से पता चलता है। यानी एक अगर भारी बॉडी है और एक हल्की बॉडी है तो उसमें भारी बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा और हल्की बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर मास जितना भी कम है किसी बॉडी का, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंगली उतना ज़्यादा होगा। ये भी सेकेंड लॉ से पता चलता है। अभी हमने देखा कि मास हमने बढ़ा दिया, देखिए हम मास हम कम कर लें, देखिए एक्सेलरेशन बढ़ गया। ठीक है, मास आप बढ़ा दीजिए तो एक्सेलरेशन कॉन्सिक्वेंटली कम हो जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ ही हमें बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ के में और भी चीज़ें हैं जानने की, जैसे कि मोमेंटम को ये भी डिफाइन करता है कि मोमेंटम क्या होता है।